0 मिलेगा। ठीक, कौन हॉस्पिटल लेके जाना है? अच्छा अच्छा चलो। हेलो, कैसे हो? सभी का स्वागत है अफसर सीरीज में। और बेटा आज हम लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6। जी हाँ, छठा चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी हाँ बेटा, अब तक पहले 5 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। पांचों में से कुछ चैप्टर के वन शॉट भी आए हैं और सेकंड बुक के तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के वन शॉट अवेलेबल है। सारे चैप्टर के वन शॉट में हमने सारा करवाया है। बट ये चैप्टर का ये वन शॉट नहीं होने वाला, बल्कि ये चैप्टर आपको 3 से 4, मिनिमम 3 वरना 4 इसके पार्ट आएंगे और 4 पार्ट में ये पूरा का पूरा चैप्टर हम करवाएंगे खत्म। तो इसको बहुत ध्यान से करो। इसमें मैं सीबीएसई के, जेई के, नीट के काफी न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं, इसलिए इसको मैंने 4 पार्ट में रखा है, एक वन शॉट नहीं करवाया। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज हम देखेंगे स्पेसिफिकली फैराडे लॉ एंड लेंस लॉ। धुरंधर बना दूंगा तुम्हें फैराडे लॉ और लेंस लॉ। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्वागत कर रहा हूं उन बच्चों का जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। और मेरा नाम, जी हाँ, मेरा नाम है वरुण। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बेटा इस पूरे चैप्टर को देखो तो इसमें हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? ठीक है, जैसे आज का हमारा जो टारगेट है वो रहेगा बेटा फैराडे लॉ। समझेंगे इस लॉ का एक तरीके से क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये लॉ आया, कैसे आज के दुनिया को ये लॉ इम्पैक्ट कर रहा है। तो फैराडे लॉ और साथ के साथ लेंस का लॉ भी हम देखेंगे कि लेंस लॉ क्या था, कैसे लेंस ने फैराडे के साथ वो मिले। उसके बाद सेकंड वीडियो में आप देखेंगे मोशनल ईएमएफ क्या होता है, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, इसको समझेंगे आप। और मोशनल ईएमएफ के बाद आप देखेंगे सेल्फ इंडक्शन और उसके बाद आप देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो आप मान के चलिए आपको इसके 4 पार्ट पूरे चैप्टर के मिलेंगे, इजी तरीके से आप इसको समझ सकेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पार्ट को विच इज फैराडे लॉ। फैराडे बहुत ही महान व्यक्ति माइकल फैराडे हमारे बगल में है। अगर इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन दूं तो इसको कुछ ऐसा समझो कि अभी तक मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेके 5वें चैप्टर तक तुमने अभी तक जितना भी करंट, वोल्टेज, ये सब पढ़ा है, ये सारा कुछ बैटरी तो है, एक तरीके से बैटरी के बारे में ही तो पढ़ा है। ये करंट कहाँ से बन रहा है? बैटरी से बन रहा है, मतलब डीसी सप्लाई के बारे में तुमने पढ़ा। अब जहां तक इस करंट की बात है, ये करंट बनाया जाता है एक डब्बे में केमिकल का लोचा कर दिया और उसमें से उस करंट को निकाल लिया। तुम्हारा सेल, यार सेल बैटरी ऐसे तो बनाया जा रहा है। सोचो जरा, एक ऐसी दुनिया जिसमें करंट बनाने का सिर्फ यही तरीका है, सेल बैटरी। मतलब तुम अपने घर में जो बढ़िया से पंखा चला रही हो, सब कर रहे हो, सोचो अगर ऐसा ट्रू होता तो तुम्हारे घर में एक कमरा स्पेसिफिकली सिर्फ सेल और बैटरियों का होता। वहां पर सेल बैटरियां रखी जाती, वहां से तुम सप्लाई निकाल रहे होते। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे शहर में एक बड़ा सा एक यूनिट सिर्फ सेल बैटरियों की होती जो सप्लाई कर रही होती। फिर जब वो सेल बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती, फिर कोई ना एक बंदा लगता हो जो केमिकल का कुछ ना कुछ मिश्रण बनाता और फिर से उसको रिचार्ज करता। ये कहानी चलती। लेकिन हम जानते हैं, तुम भी जानते हो कि आजकल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एसी करंट है, एसी सप्लाई है ना? ये एसी बनाते कैसे है? सर जनरेटर में बनता है। कैसे बनता है? उसकी पूरे की नींव डाली थी इन इंसान ने, विच इज माइकल फैराडे। इन्होंने देखा कि एक फिजिसिस्ट है ओरिस्टेड, जिन्होंने ये पता लगाया है, ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट हम 10वीं से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये पता लगाया है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो फैराडे ने ये सोचा कि अगर ये ट्रू है तो क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा? क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा? क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड से
क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड से करंट को बना पाएगा? क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड से करंट को बना पाएगा? और ये जानने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये प्रूव करा कि हाँ, कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट को बना सकते हो। उसका एक एडवांस वर्जन हमारे सामने आज एसी जनरेटर है। देखो, अगर मैं बहुत ही प्रिसाइज बात करूं ना, तो फैराडे का जो लॉ है, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये एक्चुअल लॉ है ही नहीं। फैराडे ने ऐसी बात कही नहीं थी। तो हम चीजों को आसान बनाने के लिए आपको बताते हैं। एक्चुअली फैराडे का लॉ क्या था, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर। अगर वो नहीं पढ़ा तो जाके देखो, उसका वन शॉट तैयार है, पूरी कहानी आपको तब पता चलेगी। यहां मैं बात नहीं करूंगा इस पर। अगर इंटरेस्टेड हो क्या कहा था, क्लिक करके देखना कि फैराडे ने क्या कहा था। तो आइए इसको समझते हैं। और फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले, पूरे के पूरे फैराडे के लॉ को समझने से पहले, हमको पहले एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी समझनी पड़ेगी, विच इज नथिंग बट मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? अगर तुमको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? सर, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या था? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मल टू द एरिया। कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किसी एक स्पेसिफिक एरिया के नॉर्मली जा रही है, वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। मान के चलो मेरे पास कुछ फील्ड लाइंस हैं, ये मेरे पास कुछ फील्ड लाइंस, ठीक है, दीज आर सम फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस बढ़िया तरीके से जा रही हैं, ये जा रही हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लेट्स से मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट आई एम प्रिपेयरिंग, ठीक है। ये है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब सवाल ये है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं, उससे बेटा हमको मिल जाएगा कि हमारे पास कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए, ठीक है ना, ये ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई जो बढ़िया से क्रॉस कर रही हैं, ठीक। जो इस एरिया से, ये है एरिया, दिस इज एरिया, ये एरिया है, ठीक है, एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर मतलब अगर ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। तो ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है बेटा बी ए कॉस थीटा, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, बेसिक सी चीज। इसका मतलब अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा लूं तो बेटा फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर मैं एरिया वेक्टर, एरिया को बढ़ा दूं तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। सर व्हाट इज कॉस थीटा? बेटा कॉस थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो मेरे पास एक सिंपल सा एक ये एरिया है, ठीक है, एक सिंपल सा मेरे पास एक ये एरिया है। या इसको एक बार मैं दोबारा से ही बना लेता हूं। लेट्स से मेरे पास ये बढ़िया सा एक एरिया है, ठीक है। अब ये एरिया मान लो मैंने रखा हुआ है और इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड होके निकल रही है, ठीक है। अब ये एरिया वेक्टर, लेट्स से दिस एरिया वेक्टर इज दिस, ये एरिया वेक्टर है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेढ़ी जा रही है, वो ऐसे आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये थीटा है, ठीक है ना, ये। अब फ्लक्स क्या होता है बेटा? फ्लक्स है कि कितने फील्ड लाइन इस एरिया वेक्टर के पैरेलली जा रही है, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो एरिया के परपेंडिकुलर। देखो एरिया के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के पैरेलल दोनों अलग है। एरिया के परपेंडिकुलर मतलब ये एरिया है, इसके परपेंडिकुलर मतलब ये।
लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं एरिया वेक्टर के पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर का मतलब ये जो एरिया है, एरिया का जो वेक्टर होता है, जो डायरेक्शन है, वो ऐसे रहती है, या तो इस तरफ या मेरी तरफ ऐसे रहेगी, लेकिन परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी देखो ऐसे चीरते हुए तुम्हारी तरफ आ रही है, और एरिया वेक्टर भी ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, तो ये मतलब है। अब बी और ए के बीच में एंगल थीटा है। अब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कौन बनाएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स वही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जो एरिया के परपेंडिकुलर है। अब देखो ये तो टेढ़ी जा रही है, तो बेटा इस बी का कोई तो ऐसा कंपोनेंट होगा जो एरिया के साथ होगा, वो होगा बी का कॉस कंपोनेंट, और एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो ऐसे जाएगा, ये है बी का साइन कंपोनेंट, ये होगा। अब बी का साइन कंपोनेंट तो इस एरिया को चीर के जा ही नहीं रहा, बल्कि बी कॉस थीटा जा रहा है परपेंडिकुलर। क्या आप ये बात समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? सर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी कॉस थीटा इंटू ए, यानी मैं इसको बोल सकता हूं बी ए कॉस थीटा। ये बेटा सिंपल सा एक फॉर्मूला बन गया जो मैंने यहां आपको बताया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा। बी है मैग्नेटिक फील्ड, और ए यहां पर हमेशा याद रखो हम एरिया वेक्टर को लेते हैं। ठीक है ना, हम कभी यहां एरिया नहीं लेते, ए है एरिया वेक्टर। ये आपको बेटा पता होना चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको अगर मैं शॉर्ट में इसके बारे में 2-4 बातें बताऊं, तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया बेटा, फाई बी का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर डॉट कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। सर इसकी यूनिट पूछी जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है बेटा वेबर, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर आप चाहो तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट यहां से भी बना सकते हो, विच इज नथिंग बट टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी एक यूनिट है। इसकी एक और शानदार यूनिट होती है, फैराडे लॉ कहता है कि E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी है। तो फाई जो है वो E टाइम्स ऑफ डी टी हो जाएगा, यानी वोल्ट सेकेंड इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वोल्ट सेकेंड ये भी एक यूनिट है। तो ये सारी इसकी यूनिट है जो आप देखेंगे। अब फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है? बड़ा आसान है, पहला फैक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड ही है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड पे तो ये डिपेंड कर ही रहा है भाई, फॉर्मूला ये है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो फ्लक्स कम होगा। दूसरा क्या है, ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा फील्ड लाइन पास हो सकती है, तो एरिया बढ़ने पे भी फ्लक्स बढ़ेगा, घटने पे घटेगा। यानी जाहिर सी बात है, ये बढ़ेगा, ये दोनों बढ़ेंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तीसरा किस पे? सर तीसरा है ये थीटा पे, मतलब फाई बी जो नेक्स्ट ये जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पे। अगर ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो जाएगा? cos 0 हो जाता है 1, यानी जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम आपको मिलेगा b टाइम्स ऑफ a, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो बेटा cos 90 होता है 0, यानी फ्लक्स विल बी 0। सर ये कैसा दिखेगा? अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, समझे? ये है। और अगर 0 डिग्री पे होगा तो सर ये कैसे दिखेगा? सर ये है आपके पास एरिया और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, समझ गए? तो अब यहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सर कैसे 90 डिग्री? देखो ना, एरिया वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो ये 90 डिग्री बन गया। क्या आप ये बात समझे? और यहाँ एरिया वेक्टर कैसा है? एरिया वेक्टर देखो ऐसे ही है, और बी कैसा है? ऐसे। तो दो चीजें जो एक तरफ हैं इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ आपको 90 डिग्री में आपको बिल्कुल 0 मिलेगा। ठीक, कौन हॉस्पिटल लेके जाना है? अच्छा चलो,
आइए वीडियो को रिज्यूम करते हैं, एक इमरजेंसी थी इसकी वजह से जाना पड़ा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्लक्स से रिलेटेड, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने देखा अभी तक विच इज फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, इससे रिलेटेड आपको क्या क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, आपको क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और आपको अब ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई और जेड एक्सिस में है, ठीक है। ये आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस हो गया। इसमें आपको कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड है B1 आई कैप, मतलब यहां पर है B1 और यहां पर है B2 और है -B3 के कैप। तो आप उसको जहाँ अंदर की तरफ ले लो या मैं इसको -B3 लिख देता हूं बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो बात एक ही है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और आपको कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है एक एरिया के अलोंग जो कि है S, और ये एरिया किस में है, वाई जेड प्लेन में है। मतलब आपका जो एरिया है वो ये है, दिस इज द एरिया, ये आपका एरिया है, ठीक है, जो वाई जेड प्लेन में है, ये आपका एरिया है। दिस इज द एरिया जो आपका वाई जेड प्लेन में है, ठीक है, ये आपका एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया है जो आपका वाई और जेड प्लेन में है। अब आप ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको क्या समझाया, क्या होता है, जनरल कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि एक एरिया में से होके कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है। तो कौन कौन सी गुजर रही है, वाई तो गुजर नहीं पा रही, वाई तो इस एरिया के ऐसा सामने से निकल रही है, जेड भी नहीं है, जेड ऐसे निकल रही है ना, -B3 ऐसे जा रहा है, लेकिन जो B1 है वो इसमें से होके निकल रहा है। तो बस सिंपल है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हमको पता है सर बी ए, अरे क्या हो रहा है यार, फ्लक्स कितना है, फ्लक्स है सर बी, क्या दिक्कत हो गई भाई बोर्ड में, बी ए कॉस थीटा। अब बी में मैग्नेटिक फील्ड हम लेंगे बेटा B1, एरिया वेक्टर इस S, और ये एरिया वेक्टर है ऐसे, यानी B1 और एरिया वेक्टर में ये है एरिया वेक्टर। बेटा इसमें एंगल देखो कितना है, 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री होता है 1। इसका मतलब फाइनल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज B1S, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। इतना ही सिंपल है, इतना ही कॉन्सेप्ट आपको फ्लक्स निकालने में यूज करना है। जैसे उदाहरण के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, आपको क्या गिवन है, एक सोलेनॉइड गिवन है। आइए सोलेनॉइड बनाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, फिल कर देते हैं। ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है और थोड़ा इसको शेप भी दे देते हैं बढ़िया वाली, ठीक है। ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है। इस सोलेनॉइड में ये क्या कह रहा है कि एक सोलेनॉइड में जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रेडियस मतलब, आइए जरा इसके थोड़ा वैल्यूज लिख लेते हैं। ये इसमें करंट है, तार लपेट लेते हैं इसमें, ये हमने तार को लपेटा हुआ है, ये हमारी बैटरी है, ठीक है। अब वो आपको ये कह रहा है कि इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें कुछ करंट भी जा रहा होगा, ये करंट I है, दिस इज I जो इसमें होता हुआ जा रहा है। तो हमें गिवन ये है कि रेडियस ऑफ सोलेनॉइड हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यानी 4 × 10⁻² मीटर। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी, मतलब यहां से लेके ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड भी आपको मिल रही है 400 सेंटीमीटर, यानी 4 मीटर लंबा ये सोलेनॉइड है। तो आगे इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब ये जो छल्ले मैंने बना रखे हैं, ये कितने हैं, N है 100 टर्न्स। तो आपको कैपिटल N गिवन है 100, ठीक है। तो ये 100 टर्न्स है।
आपको कह रहा है कि एज्यूम करो कि ये एक आइडियल सोलिनॉइड है, आइडियल सोलिनॉइड मान लिया, ठीक है। कह रहा है फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कुलर सरफेस हैविंग सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। व्हाट इज एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड? ये होता है बेटा एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, ठीक है। ये है आपका एक्सिस, एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, लिख लेते हैं इसको। दिस इज योर एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, आपको ये दे रखा है, ठीक है। इसमें एक वो कह रहा है एक सर्कुलर टर्न हमने रखा हुआ है, ये है वो सर्कुलर टर्न, ठीक है। दिस इज द सर्कुलर टर्न, ठीक है। फिल कर देते हैं इसको भी। ये एक सर्कुलर टर्न है, कह रहा है कि फ्लक्स निकालना है इस सर्कुलर टर्न के अलॉन्ग, और इस सर्कुलर टर्न का भी आपको रेडियस गिवन है। कितना? ये रेडियस बेटा आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये आपको दे रखा है। तो ये कह रहा है कि बताइए कि क्या फ्लक्स होगा जो इसमें से जाएगा अगर ये सर्कुलर टर्न एक बार अंदर रखा हुआ है और एक बार इसके एंड में रखा हुआ है। मतलब मोटा मोटा ये सर्कुलर टर्न एक बार तो यहाँ बीच में कहीं रखा हुआ है और दूसरे केस में इसको हमने इसके एंड्स में मतलब यहां रख दिया है, ठीक है। तो ये है इसका पूरा का पूरा डायग्राम जो आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या है? कब? जब इसको हमने इनसाइड रखा हुआ है, इनसाइड, इनसाइड। अब मुझे ये बताना है कि भैया इसमें से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। हमको भी पता है कि जो करंट है वो ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है, तो आप करंट के डायरेक्शन में हाथ को घुमाइए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है, इससे होते हुए यहाँ से बाहर और यहाँ से होते हुए इधर से बाहर, ठीक है। तो अब इस 3 सेंटीमीटर में से समझ रहे हैं ना क्या, ये आपको नॉर्थ मिल रहा है, ये आपको साउथ मिल रहा है। पूरा डायग्राम बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है। अब आपको ये कह रहा है कि इस 3 सेंटीमीटर में से बीच में फ्लक्स बता दो और यहाँ पे फ्लक्स बता दो कितना होगा, ठीक है। और आइडियल सोलिनॉइड मानना है। तो इनसाइड के केस में इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करो, फ्लक्स का फॉर्मूला देखो। क्या है फ्लक्स का फॉर्मूला? हमको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। बी क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ए क्या है? जिस एरिया के अलॉन्ग निकालना है, इस 3 सेंटीमीटर वाले एरिया के अलॉन्ग निकालना है। तो बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा है एंगल। एंगल आप ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, यानी एंगल तो 0 डिग्री रहेगा और कॉस 0 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही केसेस में आपको पता है कि जो कॉस 0 डिग्री वो 1 हो जाएगा, यानी ये कॉस थीटा तो आपको तंग नहीं करेगा। मतलब फाइनल आंसर सिंपल बी डॉट ए करके आपके पास आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी है इसको निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो B का फॉर्मूला क्या होता है सोलिनॉइड के लिए, एक आइडियल सोलिनॉइड के लिए? ये होता है सर म्यू नॉट एन आई। ये आपको पता होना चाहिए, म्यू नॉट एन आई। इसमें n क्या है? ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n है लेकिन गिवन आपको कैपिटल N है। कोई बात नहीं, इसको निकाल लेते हैं, आइए निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो हमको पता है वी नो n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। कितने टर्न्स हैं टोटल? 100 टर्न्स है, 100 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है सर? 400 सेंटीमीटर, मतलब 4 मीटर की लेंथ है। तो डिवाइडेड बाय 4, 100 का 4 यानी 25। n की वैल्यू आ गई 25। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और करंट ये कह ही रहा है कि इसमें करंट कितना है? 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। आई भी आपको गिवन है, आई कितना है? 3 एम्पियर। तो बस वैल्यू रख दीजिए आई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5b विल बी, b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन आई इंटू ए, ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा म्यू नॉट यानी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन की वैल्यू 25, आई की वैल्यू 3। और एरिया, एरिया कितना है सर? एरिया सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई। और आर कितना है? 3 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू नीड टू सॉल्व। आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही आसान है इसको सॉल्व करना। अब इसका अगर सेकंड पार्ट आप देखो, सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमको निकालना है, सेकंड पार्ट में हमको निकालना है आउटसाइड। तो आउटसाइड का कैसे करेंगे? देखिए, आउटसाइड के लिए आपको पता है आइडियल सोलेनॉइड के केस में जो बी आउटसाइड आता है ना,
आउटसाइड मतलब इसके कॉर्नर पे जो आता है वो इनसाइड का आधा हो जाता है, आधा। तो यहां पे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसका आप आधा कर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करें कितना आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, ये देखते हैं कितना आता है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास मोटा मोटा 4 पाई स्क्वायर तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। या मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 4 पाई स्क्वायर की बजाय मैं इसको सीधा इस 4 को 25 से गुणा करता हूँ तो 100 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 100। और 3 को पाई स्क्वायर से गुणा करता हूँ इंटू 10 की पावर -7 इंटू 3 तिया 9 इंटू 10 की पावर -4। अब इन सबको सॉल्व करो तो 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 10 की पावर -11। और इसको सॉल्व करो तो 3 निम 27, तो ये हो जाएगा 27 पाई स्क्वायर इंटू, अच्छा ये है 100, बचा सिर्फ 100 को इससे करोगे तो 7 8 9 10 11, 11 में से 100 गया तो बचेगा 9, यानी होगा 10 की पावर -9। इसको हटा दो, 10 की पावर -9। अब हमको बस इसको सॉल्व करना है, 27 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -9। यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 27/2 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -9। ये आ जाएगा बेटा आउटसाइड, ये आ जाएगा आउटसाइड मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये फ्लक्स आ रहा है, याद रखना, दिस इज फ्लक्स, दिस इज फ्लक्स, ठीक है ना। तो आपका फाइनल आंसर टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर में आएगा। याद रखना 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 वेबर के बराबर होता है। तो या तो आप 1 वेबर लिखो या 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखो। तो ये दैट इज हाउ यू डू इट। मैंने आपको ये इसलिए करके दिखाया कि जो बच्चे सीबीएसई को टारगेट कर रहे हैं उनको ये समझ आए कि आप एग्जाम में कैसे करो। जब भी आपके पास सीबीएसई क्वेश्चन देता है तो आपको सबसे पहले तो ये गिवन लिखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा है कि आप ये गिवन लिखो, आसान हो जाएगा। दूसरा, आपका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा, आपको जो भी उसने पूछा है उसको नंबर डाल के आप प्रॉपर्ली बताओ कि ये फॉर्मूला यूज करा है। बिना फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला यूज नहीं करोगे सीबीएसई आधा नंबर काटेगा। तो ये फॉर्मूला हमने यूज करा है और ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको करके देखो, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, जैसे भी आएगा। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हो, ठीक है। यहाँ भी देखो मैंने डायरेक्ट ये नहीं करा, मैंने बकायदा रीजन बताया है। तो सीबीएसई आपसे यही चीजें हैं जो डिमांड करता है, जिसका आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से आपको सवाल करना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी अब हमको पता चल गया है मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है और अब हम बेटा फैराडे का पूरा एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं। अब देखो फैराडे ने क्या सेटअप करा। फैराडे के पास एक क्लोज लूप था, देखो एक क्लोज लूप है ना, बिल्कुल बंद है। फैराडे ने इस क्लोज लूप पे ज्यादा से ज्यादा एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा था। गैल्वेनोमीटर क्या होता है सर? गैल्वेनोमीटर कोई भी छोटा मोटा जो करंट होता है उसको डिटेक्ट करता है, करंट को डिटेक्ट करेगा। अब फैराडे ने क्या करा, उन्होंने एक मैग्नेट ली, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज अ मैग्नेट जो फैराडे ने ले ली। इस मैग्नेट का एक आपके पास नॉर्थ पोल होगा और जाहिर सी बात है एक आपके पास साउथ पोल होगा। अब फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने क्या क्या करा इस एक्सपेरिमेंट में, आइए देखते हैं इसको। फैराडे ने सबसे पहले इस मैग्नेट को लिया और लेके वो तेजी से इस मैग्नेट को इसके पास लेके आए। देखो ऐसे इस लूप में से ऐसे निकाला। ये काम फैराडे ने करा। मतलब ये मैग्नेट थी, इस मैग्नेट को वो इसके पास लेके गए। अब मैं चाह रहा हूं आपको पीछे की कहानी भी आप समझो कि हो क्या रहा है। देखो पीछे की कहानी क्या है, पीछे की कहानी समझो एक बार। ये अपन के पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ठीक है। आपको पता है एक मैग्नेट, जो भी मैग्नेट होती है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मतलब इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा होगा ना। अब अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को लो, आप इसको लो और इसको लेके फैराडे ने इसके अंदर से ऐसे पास करवाया। तो आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इससे पास करवाऊंगा तो ये देखो, ये 1 और 2 ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आई। फिर जैसे ही पास करवाया तो अब ये बची हुई ये 3 4 भी आ गई।
और ऐसे ये सारी आ गई। फिर जब जाने लगे तो देखो ये जो बची पहले थी ये तो गायब हो गई, फिर वो एंड वाली भी गायब हो गई। तो जब ये मोशन होगा, ये मोशन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस लूप के साथ आ रही है ना, वो चेंज होती जाएंगी। देखो अभी कितनी, देखो इसको मार्क कर लेते हैं। ये है पहली, ये है दूसरी, ये है तीसरी, ये है चौथी। अब देखो जब मैं इसके पास लेके आऊंगा तो देखो पहले ये दूसरी आई, फिर पहली भी आ गई, अब चौथी आ गई और अब तीसरी भी आ गई। क्या आप ये बात देख रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां देखोगे तो अभी दो है, मतलब ये एक और दो, फिर यहां देखोगे तो अब 3 4 हो गई। तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके पास से चेंज हो रही है। फील्ड लाइन चेंज होने का मतलब क्या है? फील्ड लाइन चेंज होने का मतलब यह है कि फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। बी चेंज हो रहा है, ठीक है, एरिया तो सेम है, बी चेंज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या आप ये बात समझे? फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये कैसे चेंज हुआ? जब वो इसको यहां इस तरफ लेके गए, जब इसके पास लेके गए। फिर उन्होंने एक और काम करा, उन्होंने अगले केस में ये मैग्नेटिक जो पूरी की पूरी, ये हमारे पास फैराडे के पास मैग्नेट थी, इन्होंने इसको लिया और लेके बकायदा स्टार्ट कहां से करा? स्टार्ट यहां से करा, अंदर से, और वो इससे दूर लेके गए, इसको ऐसा दूर लेके गए। तो जब दूर लेके जाओगे तो क्या होगा? तो भी सर ये काम होगा। पहले ये 1 2 3 4 बढ़ रही थी, अब 4 3 2 1 घट रही हैं। लेकिन फ्लक्स तो अब भी चेंज होगा, जब इसको पीछे लेके जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल चेंज होगा। तो यहां लेके आ रहे हैं तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, और यहां लेके जा रहे हैं तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तीसरा उन्होंने एक चीज और करी, उन्होंने क्या करा? ये मैग्नेट ली, ये मैग्नेट थी, और उन्होंने इस मैग्नेट को बस ऐसा रख दिया, छोड़ दिया इसको। अब यहां पर देखो तो फ्लक्स तो है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स कहां चेंज हो रहा है? देखो यहां पर फ्लक्स इंक्रीजेस, जो फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है वो बढ़ रहा है। यहां पर देखो, यहां पे फ्लक्स डिक्रीजेस, और यहां पर नो चेंज इन फ्लक्स। यहां पे फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आया। तो फैराडे ने नोट करा जब भी फ्लक्स चेंज होता है, इट डजंट मैटर कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा ये गैल्वेनोमीटर बेटा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन यहां गैल्वेनोमीटर के पास कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन है ही नहीं। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्ट होने का मतलब करंट बन गया। सोच के देखो कितना चमत्कारी एक्सपेरिमेंट था। बिना किसी डब्बे के, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी सेल बैटरी के करंट बन गया। कितना शानदार एक्सपेरिमेंट है ना? करंट बन गया। तो यही था फैराडे का एक्सपेरिमेंट, और फैराडे ने इस बात को ऐसे बताया कि जब तक एक क्लोज लूप में और एक मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है ना? रिलेटिव मोशन का मतलब इन दोनों के आपस के बीच में कुछ ना कुछ मोशन रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे को हिलते हुए दिखाई देने चाहिए। जैसे उदाहरण देखो, जैसे टीचर आपको बोले कि अगर मैं इन दोनों को मूव करूं तो क्या तब भी फ्लक्स बनेगा? गारंटी है? नहीं, जरूरी नहीं है। मान लो तुम इसको 10 मीटर पर सेकंड से वहां लेके जा रहे हो और इस लूप को भी 10 मीटर पर सेकंड से यहां लेके जा रहे हो। अब देखो ये ऐसा है, ये दोनों ऐसे चल रहे हैं। अब तुम अगर इस मुक्के पे आके बैठ जाओगे तो तुम्हें तो ऐसा दिखेगा कि भैया, तुम्हें तो ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा हाथ रख के तुम्हें तो लगेगा ये तो रेस्ट पे, और अगर रेस्ट पे है तो रिलेटिव मोशन 0 हो गया, ठीक है? इसको यहां रखो और इसको दूर लेके जाओ तो तुम्हें पता चलेगा हाँ ये इतनी तेजी से दूर जा रहा है या इतनी तेजी से पास आ रहा है। समझ रहे हो? ये चीज है। तो फैराडे ने कहा कि जब तक दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा तब तक एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस लूप में, और अगर ये लूप क्लोज हुआ, जैसे यहां देखो ये तो क्लोज ही है, तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। देखो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा, करंट को बहने के लिए क्लोज लूप चाहिए। तो इसलिए फैराडे ने बोला कि ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर लूप क्लोज होगा तो उसमें करंट भी फ्लो हो जाएगा। यही चमत्कारी लॉ था फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इंड्यूस करवाना, समझ रहे हो? इंड्यूस करवा दिया मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी को। क्या ये बात आप समझे? बस याद रखना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज,
एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन फ्लक्स, जब तक चेंज रहेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। ये था फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पे आइए, फैराडे ने अपने 2 लॉ दिए। एग्जाम में सीबीएसई पूछेगा, अपने शब्दों में कुछ भी मत लिखना। फैराडे ने जो 2 लॉ दिए थे उसमें फैराडे ने मोटा मोटा क्या बताया। पहला तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है क्या, जिसमें फैराडे ने बताया कि ये जब तक रिलेटिव मोशन होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो पहले लॉ में उन्होंने बताया कि ये है क्या। दूसरे लॉ में लोगों ने पूछा कि अच्छा भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब वोल्टेज बनेगी, तो कितनी वोल्टेज बन जाएगी। तो दूसरे लॉ में उन्होंने फॉर्मूला दिया। क्या आप ये बात समझ रहे हो? पहले में सिद्धांत को एक्सप्लेन करा और दूसरे में लोगों ने पूछा अच्छा कितना ईएमएफ हो जाएगा, तो उन्होंने फॉर्मूला दिया। आओ एक बार इसको पढ़ते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, ठीक है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा एक सर्किट में तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। क्या आप ये बात समझे? पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कह रहे हैं? सेकंड लॉ फैराडे का ये था, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ मतलब वोल्टेज जो इंड्यूस हो रही है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। इसका मतलब क्या है? मतलब ये मैटर नहीं करता कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बल्कि ये मैटर करता है कि ये कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है या कितना तेजी से डिक्रीज हो रहा है, ये मैटर करता है। टेक अ स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आओ इसी को समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। देखो तुम्हें आइडिया लगेगा, फील मिलेगी अच्छे से। मेरे पास ये पूरा का पूरा फैराडे का सेटअप है। देखो मेरे पास क्या है, एक कॉइल है जैसे हमने बना रखी। इस कॉइल पे मैंने एक बल्ब यहां पर शो कर रखा। बल्ब क्यों? ताकि तुम्हें दिख जाए भाई अगर इसमें करंट बना तो ये बल्ब जलेगा। और मेरे पास कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है। अब फैराडे ये कह रहे हैं कि अगर तुम इसके बगल में भी इसको रख दो कोई करंट नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊं या इससे दूर लेके जाऊं तो कितनी तेजी से मैं ये काम कर रहा हूं उस पर डिपेंड करता है कि ये बल्ब में कितना ईएमएफ बनेगा। जैसे पहले मैं आराम से लेके जाता हूं, तो जब आराम से लेके जाऊंगा तो तुम देखना ये बहुत धीरे धीरे जो है ग्लो करेगा। देखना ये देखो कितना धीरे धीरे ग्लो कर रहा है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। अंदर यहां पर रख दिया, बुझ गया। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन खत्म हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं एंटर कर रहा हूं, मैं एग्जिट भी करूंगा इतनी स्लो तो भी देखना फ्लक्स जो है वो जनरेट होगा। फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है। लेकिन अगर यही काम मैं तेजी से करूंगा तो बल्ब बहुत तेजी से जलेगा। देखो ये देखो कितनी तेजी से जल रहा है, कितनी तेजी से। और जितनी तेजी से करूंगा बल्ब उतनी तेजी से करूंगा। लेकिन जितना मैं स्लो करूंगा उतना देखो ये धीरे धीरे होता जाएगा, जितना स्लो करूंगा। और छोड़ दूंगा तो कोई बल्ब नहीं जलेगा। क्या आपने ये बात देखी है ना? अमेजिंग। यही था फैराडे का सेकंड लॉ, जिसमें फैराडे ने ये पूरी कहानी हमको बताई और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने बोला कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बराबर होगा एन डी फाई ई बाय डी टी, सॉरी फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, फाई बी बाय डी टी। ये क्या है? एन है नंबर ऑफ लूप्स। एक छल्ले की जगह 2 छल्ले हो तो ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, 3 छल्ले हो तो ज्यादा होगा, 4 5 6 उतना ज्यादा होगा। तो एन तो नंबर ऑफ लूप्स है। फाई बी बाई डी टी क्या है? ये डी फाई बी बाई डी टी क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये नहीं हो रहा, अगर ये जीरो हो गया, छोड़ दिया, ये जीरो हो गया तो पूरा ईएमएफ जीरो हो गया। क्या आपने ये बात समझे? क्या आपको ये फॉर्मूला समझ आया? अब फैराडे का ये जो लॉ था ना, इसमें लोगों ने और भी चीजें पूछी। लोगों ने कहा कि भाई साहब ये तो समझ गए कि करंट बनेगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक नए फिजिसिस्ट आए जिनका नाम था लेंज, और उन्होंने फैराडे के इस लॉ में बना दिया एक नेगेटिव साइन। और ये फैराडे का पूरा लॉ होता है कंप्लीट। क्या आप ये बात समझे? मान लो ये नेगेटिव साइन लेंज का दिया हुआ था, ठीक है। तो ये था फैराडे का दोनों लॉ और ये था पूरा का पूरा फॉर्मूला। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ये ई है इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा हुआ है, और ये है एन डी फाई बी बाय
डी टी। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब सर ये नेगेटिव साइन के बारे में थोड़ा बताओ, तो आओ नेगेटिव साइन के बारे में समझते हैं, लेंस को समझते हैं। इसका एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि जैसे मान लो कबीर सिंह की तो तुमने देखी होगी, भगवान ना करे तुम्हें कभी जीवन में बनना पड़े, बल्कि मैं तो चाहता हूँ हर लौंडे को एक बार तो कबीर सिंह बनना चाहिए, सीखने को मिलेगा। खैर पॉइंट समझो, तुम्हारा एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन था, रिलेशन टूट गया, ब्रेकअप हो गया, अब तुम बन गए हो कबीर सिंह भैया, पूरे टाइम हैं उदास रहते हो। एक दिन तुम उठते हो और बोलते हो आज से सब भूल जाऊंगा, सारा काम खत्म, अपना जीवन पे ध्यान दूंगा, फोकस होऊंगा, ये अचीव करूंगा, पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा। और जैसे ही तुम सोचते हो फोन की घंटी बजती है और फोन पे लिखा आता है सिंपल हे, आ गया महिला मित्र का उसी का एक हे। ये हे देखते के साथ ही तुम समझ जाते हो अरे लाइफ फिर से वही चीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और तुम थोड़ी सी बात करो, फिर से महिला गायब, फिर से गायब भाई, फिर कोई बातचीत नहीं। तो मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि साथ भी नहीं रह रही, ठीक है। और जब तुम सोच रहे हो कि खत्म करो भैया इस चीज को, दूर जाने दो, तो दूर भी नहीं जाने देगी। क्या तुम ये बात समझ रहे हो? मतलब हर बार तुम जो भी करो उसको अपोज करना है। लेंज ने भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का यही फॉर्मूला बताया। लेंज ने जो लॉ दिया, लेंज ने ये था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, मतलब इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी कि वो इंड्यूस करंट अपने कॉज को ही अपोज करेगा, जिसने उसको बनाया है उसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, उसी के अगेंस्ट, उसी के अगेंस्ट। ये है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट, जो भी सर्किट से मिली है वो कुछ ऐसी होगी कि इफ इट इज अलाउड टू कॉज अ करंट बाय शॉर्ट सर्किटिंग अ कॉइल। हाँ भाई, जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा कैसे करेगा? कॉइल को शॉर्ट सर्किट करके। तो इफ इट इज अलाउड टू कॉज अ करंट बाय शॉर्ट सर्किटिंग द कॉइल, देन द करंट जो इंड्यूस होगा विल अपोज इट्स कॉज, वो अपने कॉज को ही अपोज करेगा। आओ थोड़ा अंग्रेजी में देख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो इंड्यूस ईएमएफ बोलो या इंड्यूस करंट बोलो, बात एक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ईएमएफ का पॉजिटिव जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट निकलेगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बोलो या ईएमएफ बोलो, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कुछ ऐसी होगी कि इफ इट इज अलाउड टू कॉज अ करंट बाय शॉर्ट सर्किटिंग अ कॉइल, देन द करंट सो प्रोड्यूस, जो करंट बनेगा, मस्ट अपोज इट्स कॉज, वो अपने कॉज को ही अपोज करने लग जाएगा। इसको सुनने में तो ये ठीक ठाक है, लेकिन एक बार इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें मजा आएगा अपने आप, ठीक है, तुम्हें मजा आएगा। अब देखो लेंज लॉ के मैं तुम्हें एक पूरा समझाता हूं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम करना, ठीक है। ध्यान से देखो, मेरे पास एक क्लोज सर्किट है, ये मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो जाएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ये क्लोज सर्किट है तो करंट भी इंड्यूस होगा। अब करंट यहाँ कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसका पहले कॉन्सेप्ट समझो। तुम ये देखो कि ये जो कॉइल है ये देखेगा कि जो नॉर्थ पोल है ये इसके पास आ रहा है, पास आ रहा है ना। तो अब कॉइल ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है, ये देखेगा नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो एक ऐसा करंट बनाएगा कि वो अपने, ये क्या है, कॉज, यही है कॉज, कि वो अपने कॉज को ही अपोज करेगा। कॉज को कैसे अपोज करेगा? कॉज क्या है? नॉर्थ पोल का पास आना। तो ये बोलेगा नहीं नहीं भाई पास नहीं, दूर। कैसे दूर रखे? इस नॉर्थ पोल को, इस बार मैग्नेट को दूर कैसे रखे? यहां पर ये एक नॉर्थ क्रिएट कर दे, इस तरफ नॉर्थ क्रिएट कर दे, तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहां नॉर्थ क्रिएट करना है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? तो इसके लिए तुम एक बेसिक सा रूल याद रखो। देखो तुमने राइट हैंड थंब रूल देखा है ना, वो क्या कहता है कि अगर तुम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने सीधे हाथ में रखो और ऐसे रखो कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो, तो द कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुम इस पूरे कॉन्सेप्ट को उल्टा कर लो, तुम इसको ऐसे रखो कि अगर तुम उंगलियों को करंट की दिशा में घुमाओ तो अंगूठा तुम्हें हमेशा नॉर्थ देगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब यहां देखो नॉर्थ इधर बन रहा है तो उंगलियां कैसे घूमेंगी? ऐसे घूमेंगी, ऐसे ऐसे। तो तुम्हें ये कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? हैं? ये कैसा है? ये कैसा है? ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। देखो ये लूप सीधा नहीं रखा, ये ऐसे रखा है, ऐसे, ठीक है ना। तो करंट ऐसे बाहर की तरफ आएगा ना, तो यहां से बाहर यहां अंदर। ये मत सोचना कि सर ये तो आपने क्लॉकवाइज बना दिया, तुम इसको ऐसे मत देखो, ये ऐसे है पूरा, ऐसे, ये नॉर्थ यहां आ रहा है
तो अल्टीमेटली यहाँ नॉर्थ बनाना है, तो नॉर्थ बनाना है तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे, अच्छा मैंने डायरेक्शन बाकी उल्टी बनाई है, ये ऐसे जाएगा, आई एम सॉरी डायरेक्शन उल्टी बनाई है, ये ऐसे जाएगा, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज। क्या आप ये बात समझे? क्या आप ये बात समझे? एक बार फिर से देखते हैं। मान लो ये नॉर्थ साउथ पोल है, ये इससे दूर जा रहा है, ये इससे दूर जा रहा है। अब भाई रिलेटिव मोशन तो आ गया, तो ये देखेगा भाई ये दूर जा रहा है। ये क्या करेगा, कहानी याद रखो, ना पास आने देंगे और ना ही दूर जाने देंगे सनम। तो अगर ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इस तरफ इसके पास ही कौन सा पोल बनाए कि ये दूर ना जाए, पास आए? सही, ये बनाएगा साउथ पोल। यहां साउथ तो इस तरफ नॉर्थ, अब देखो नॉर्थ कहां है, इस तरफ। ये कहानी को ऐसे मत देखो, ऐसे देखो। तो मेरी तरफ अब नॉर्थ पोल है, तो उंगलियां कैसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी? तो क्लॉकवाइज। तो यहां करंट जो बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज। यही एक कॉन्सेप्ट है। मैं तुम्हें सिंपली ये बता रहा हूं कि जब जब करंट पैदा होने की सबसे पहली कंडीशन यही है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट बनेगा, ठीक है। फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे देखो, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते तो तुम्हें मजा आएगा। देखो ये एक लूप है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्रॉस। क्रॉस मतलब अंदर जा रही है, और ये कैसी है, ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक ऐसा करंट इसमें बनेगा कि वो अपने कॉज को ही अपोज करे। कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, तो इसको घटाएगा। घटाने के लिए क्या करेगा, इसको अपोज करना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा करंट बनाएगा जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाए। ये तो अंदर है ना, अंदर को अपोज करने के लिए बाहर। मतलब अभी इसका अभी कैसा है, अंदर की तरफ जा रही है, तो बाहर करने के लिए नॉर्थ पोल बाहर बनेगा, यानी हाथ ऐसा आना चाहिए। तो ये कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डॉट, मतलब बाहर की तरफ है लेकिन कम होती जा रही है, समय के साथ कम होती जा रही है। तो ये क्या करेगा, ये एक ऐसा करंट बनाएगा जो अपने कॉज को अपोज करे। कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का कम होना। तो ये क्या बोलेगा, ना भाई ना, कम भी नहीं होने दूंगा, कम भी नहीं। तो इसको ये हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, ये बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ ही बनाएगा, तभी तो इसकी हेल्प होगी, तभी तो ये मरने से बचेगा। तो बाहर की तरफ बनाएगा तो सिंपल ही, ये देखो फिर से वही, मतलब यहां ये सेम एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या ये बात समझ आई आपको? ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन है उसको भी ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को ट्राई करो, तब समझ आएगा। जैसे ये देखो, एक लूप है, इसके बगल में एक तार रखी है, इस तार में करंट ऊपर जा रहा है और ये करंट इंक्रीज होता जा रहा है। अब बताओ यहां कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? अरे सर मैग्नेट तो दे नहीं रखी, कोई बात नहीं भाई, 10वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जितनी भी जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसको कैसे निकालते हैं भैया? राइट हैंड थंब रूल लो, अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में, तो कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड दे देगी। तो कर्ल्ड फिंगर यहां से मैग्नेट अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है, बाहर। मतलब इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से बाहर आती मैग्नेटिक फील्ड तुमको ऐसे डॉट मिल जाएगा यहां, ये डॉट जो इस करंट की वजह से बन रही है, ठीक है ना। और ये करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये बी भी इंक्रीज होता जा रहा है समय के साथ। अगर ये बी इंक्रीज होता जा रहा है समय के साथ, यानी बी चेंज हो रहा है, और फाई होता है बी ए कॉस थीटा, मतलब बी चेंज तो फ्लक्स चेंज, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब ये कैसी करंट बनाएगा, ये कुछ ऐसा करंट बनाएगा जो अपने कॉज को अपोज करे। कॉज क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। तो कैसे अपोज करेगा, इसको डिक्रीज करके। कैसे, ये बाहर है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना के, यानी अंदर, अंगूठा अंदर होना चाहिए, अंदर। अंदर का मतलब क्लॉकवाइज, हाथ कैसा है, क्लॉकवाइज। तो जो करंट यहां बनेगा बेटा, वो करंट बनेगा क्लॉकवाइज। दैट इज हाउ यू डू इट, ठीक। सेम यहां देखो, ये देखो, ये अब तुम करो, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, ये देखो कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो मैं इतने समझा रहा हूं, करंट कह रहा है डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज होने का मतलब भैया करंट नीचे तो उंगलियां उस तरफ बाहर, मतलब यहां भी तुम्हें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है
वो डॉट ही मिलेगी, ठीक है, ये डॉट मिलेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन ये डॉट भी समय के साथ साथ चेंज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ साथ डिक्रीज हो रही है क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये हटती जा रही है, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अब कैसा करंट बनेगा, जो इसको अपोज करे, जो अपने कॉज को अपोज करे। कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना, तो इसको अपोज करने के लिए हेल्प करेगा। ये बोलेगा नहीं नहीं मरने नहीं देंगे तुझे, तो कैसे हेल्प करेगा, बाहर की दिशा में ही मैग्नेटिक फील्ड बनाकर। तो बाहर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे बनाएगा, तो करंट कैसे होगा सर, बाहर की दिशा में तो करंट ऐसे, यानी अगेन एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो जाएगा, खत्म। क्लियर, क्लियर। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है, अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि करंट कांस्टेंट है, यहां जा रहा है करंट कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट है तो बाहर की तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट आएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, यानी फ्लक्स भी कांस्टेंट है, और ई होता है माइनस एन डी फाई बी बाय डी टी। फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा, फ्लक्स तो कांस्टेंट है, यानी चेंज जीरो है। अगर ये जीरो है तो ईएमएफ भी जीरो, जब वोल्टेज ही नहीं है तो करंट कहां से निकालोगे, जीरो होगी। मतलब यहां पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, नो करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। अब बच्चा ने इसका रट्टा मार लेता, बच्चा सोचता है अच्छा तार में करंट कांस्टेंट है तो कोई तरीका ही नहीं है इसमें फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस करने का। देखो एक एग्जांपल है, सेम वही है कि करंट अब नीचे जा रहा है लेकिन कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये आउटवर्ड, मतलब डॉट, यहां तुम्हें डॉट मिल रहा है। हाँ ये बात सही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, यहां पर बी जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन वो कह रहा है ये लूप अब हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। बेटा अगर ये लूप यहां से बाहर आएगा तो धीरे धीरे ये हिस्सा ऐसे टक 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 होता जाएगा, यानी मैग्नेटिक जो फ्लक्स बन रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। भैया कम होता जाएगा ना, ये पहले ये लाइन यहाँ है, जब इधर आ जाएगी तो ये सारे बाहर हो जाएंगे, इधर आ जाएगी तो ये वाले बाहर, इधर आ जाएगी तो ये वाले बाहर। एक टाइम आएगा कि फ्लक्स जीरो हो जाएगा। मोटा मोटा फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो तुम्हें पहला सवाल यही पूछना है कि क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है। हाँ सर फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि इस बार फ्लक्स के फॉर्मूले में बी ए कॉस थीटा जो होता है, बी तो सेम है लेकिन ए जो है वो चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। समझे। अब ये इसको कैसे कैसे हेल्प करेगा, कैसे करंट फ्लो करेगा, ये अपने कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या देखेगा, ये देखेगा कि भैया इधर आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है ना, तो उसको कैसे हेल्प करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट करके। अपोज कैसे कर रहा है, सपोर्ट करके। अपोज कैसे कर रहा है, सपोर्ट करके, ठीक है। तो सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा करंट बनाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कम होने से बचाएगा। कम होने से मतलब बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ ही बनाएगा, यानी अगेन एंटी क्लॉक। सबका आंसर एंटी क्लॉकवाइज निकल के आ रहा है बाबू, ठीक है। क्या ये बात समझे। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाएगा, जैसे कम होगा तो ये ऐसे बनेगा। सो दैट इज हाउ यू डू इट। अब यहां पर सीबीएसई का एक बहुत इंटरेस्टिंग का अच्छा एक और एक क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि करंट जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा तो वही सेम आ गया करंट। अच्छा ये देखो ये तो सेम ही है, ये तो सेम है। अच्छा ये कह रहा है करंट कांस्टेंट और ये भी फिक्स है, तो नो इंडक्शन, यहाँ पे कोई इंडक्शन नहीं होने वाला। लेकिन यहां देखो यहाँ पर करंट कांस्टेंट है, लेकिन अब ये इधर और इधर जाने के बजाय ऊपर लेके जा रहे हैं। अब क्या होगा सर, अगर ये ऊपर लेके जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसा डॉट है ना, ये डॉट है, ये तार ऊपर तक गई हुई है, ठीक है ना, ऊपर तक। तो इस सेम में इसके अंदर मूव करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा भाई। यहां जितने हैं उतने ऊपर, उतने ही ऊपर, उतने ही ऊपर। तो यहां पर भी नो करंट विल इंड्यूस, कोई करंट इंड्यूस यहां पर भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ यू डू इट। अब सीबीएसई यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है। सीबीएसई कहता है कि हमारे पास एक क्लोज लूप है और एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ साउथ दे रखा है, इसको इसमें से ऐसे छोड़ दिया बस, तो ये नीचे गिर रही है और फ्री फॉल कर रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर है। तो वो ये कह रहा है कि बताओ जब ये नीचे गिर जाएगी तो क्या इसका एक्सेलरेशन जी ही होगा, या जी से ज्यादा होगा, या जी से कम होगा, क्या होगा। देखो कैसे करना। देखो
जब ये ऊपर से गिरती हुई आ रही होगी और जी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये जैसे ही इसके पास पहुंचेगा, यहाँ पास पहुंचेगा, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स जब इस कॉइल से लिंक होगा, तो लिंक होने की वजह से वो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा इस लूप के अंदर। ये ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या है? नॉर्थ पोल का पास आना। तो इसमें एक ऐसा करंट बनेगा जो नॉर्थ ऊपर बनाएगा और साउथ नीचे बनाएगा, है ना? ऐसा है। अब नॉर्थ कहाँ बन रहा है? ऊपर बन रहा है, ऊपर, यानी ये ऐसे 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 करंट बनेगा, मतलब इसमें एक ऐसा करंट घूम जाएगा। अब इस करंट की वजह से नॉर्थ और नॉर्थ जब आमने सामने हो जाएंगे, तो ये बार मैग्नेट नीचे आते थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो ऑन एंटरिंग इसका जो एक्सेलरेशन है वो बेटा जी से कम हो जाएगा, ऑन एंटरिंग। ठीक है, क्या ये बात समझे? क्यों कम? क्योंकि ये अपोज कर रहा है, तो इसको धीमा कर देगा ना थोड़ा, इसलिए एक्सेलरेशन जी से कम। यहां देखो सर, अब ये पास कर चुका है इसको। नॉर्थ कहां था? नीचे, साउथ था ऊपर। अब बताओ सर, अब कितना होगा? जी से कम होगा या ज्यादा होगा? जी से कम होगा या ज्यादा होगा? अब भी कम होगा। कैसे? सर देखो, जैसे ये साउथ इससे दूर जा रहा है तो फ्लक्स फिर से चेंज होगा। फ्लक्स अब कम हो रहा है, पॉइंट है चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो जब चेंज हो रहा है तो धीरे 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 साउथ जैसे ये नीचे आएगा तो ये बोलेगा ना ना भाई दूर मत जा, मैं तेरे को अपनी तरफ बुला रहा हूं। और ये यहां पर एक साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ पोल बना देगा और ऊपर साउथ। देखो अब नॉर्थ पोल नीचे है तो अब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, यानी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज। क्या आप ये बात समझे? तो अब भी ये इसको थोड़ा सा खींचेगा, कह रहे रहन देना, तो इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन जी से कम होगा। क्या आप ये बात समझे? सो दैट इज हाउ यू डू इट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फैराडे लॉ। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास फैराडे लॉ, और लेंज लॉ की हेल्प से हम ये डायरेक्शन निकाल रहे हैं। आइए अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जो जेई और सीबीएसई में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। आमतौर पे क्वेश्चन देख के बच्चा हिल जाता है, उसको लगता है कि कैसे करेंगे क्या। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। बेस्ट तरीका ये सीबीएसई की तरह सॉल्व करो। ठीक है, क्या कह रहा है? आपको गिवन क्या है? ये कह रहा है कि एक कॉइल विद एन एवरेज डायामीटर, आपको एक कॉइल दे रखी है भैया, ये कॉइल दे रखी है। ठीक है, इसका आपको डायामीटर गिवन है, ये डायामीटर है। ठीक है, दिस इज द डायामीटर। कितना दे रखा है? डायामीटर कितना दे रखा है? 0.02 मीटर, ये डायामीटर है। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मतलब कॉस थीटा तो गया, कॉस थीटा तो टेंशन देगा नहीं, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? 600 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड मान ले, ऐसा क्रॉस मान लेते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और ये 6000 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कह रहा है इफ द ईएमएफ इंड्यूस इज 11 वोल्ट, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है? 11 वोल्ट। और रेडियस ऑफ कॉइल कितना है? रेडियस है सर 0.02 बटे 2 मीटर, ये रेडियस है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितना है सर? ये है 6000 टेस्ला। और ये कह रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस अगर 11 वोल्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है? व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू 1000 टेस्ला, मतलब फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 1000 टेस्ला कर दिया गया। कितने समय में? टाइम कितना है? 4 सेकंड में। तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल बताओ। आइए देखते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है सर? हमारे पास तो फॉर्मूला है E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बी बाय डी टी, ये फॉर्मूला है। अच्छा सर, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है? सर वो होता है बी ए कॉस थीटा। सर इस केस में थीटा जो है वो सर 0 डिग्री है, सो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगा 1, यानी फ्लक्स हो जाएगा सिंपल बी डॉट ए, ये फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो क्या मैं इस फाई बी की जगह ये रख सकता हूँ? हाँ सर रख सकते हैं। तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस एन डी बाई डी टी, और फ्लक्स की जगह मैं सिंपल पुट करता हूँ बी डॉट ए, ये पुट कर दिया। अब ध्यान से देखो, इस पूरे सिनारियो में एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो एरिया कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएशन से बाहर रखो। तो मैं इसको बोल सकता हूँ E इक्वल्स टू माइनस एन, और बाहर आ जाएगा एरिया डी बी बाय डी टी, ये हो जाएगा। अच्छा, डी बी बाई डी टी कैसे निकालेंगे? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना है? तो सर जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा D
5b, वो कैसे आएगा सर? सिंपल है, b फाइनल में से माइनस कर लेते हैं b इनिशियल, मतलब 6000 में से 1000 गया, यानी 5000 टेस्ला का चेंज आ गया। 6000 में से 1000 गया, 5000 टेस्ला। और कितने टाइम में आया? ये 4 सेकंड में। यानी EMF विल बी माइनस n टाइम्स a dB बाई dt कितना हो जाएगा सर? dB बाई dt हो जाएगा 5000 बटे 4, ये आ जाएगा चेंज। अब मेरे से n पूछ रहा है, n निकाल लो। ठीक है, अब आइए निकालते हैं। तो अच्छा एक चीज और देखो, फाइनल कितना है 1000 और इनिशियल है 6000, तो फाइनल में मैं लिखूंगा। अच्छा एक चीज और देखो, क्योंकि हम साइन के साथ कर रहे हैं तो इसको ऐसे ना लिख के ना, फाइनल कितना था? फाइनल था 1000 और इनिशियल था 6000। आप इसको ऐसे लिखो, आंसर अब भी सेम आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो यानी ये नेगेटिव साइन क्या है, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो E कितना है? अच्छा E भी गिवन है हमें 11 वोल्ट। N मुझे चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो गए। एरिया कितना है? एरिया है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और आर स्क्वायर। रेडियस कितना है सर? रेडियस है 0.01, तो ये हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर इंटू में 5000 बटे 4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1250 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको एक तरफ भेजते हैं, तो n आ जाएगा 11 इंटू 7 बटे 22 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1250, ये आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये आ गया। 1250 का दुगना करो तो कितना आ जाएगा? 1250 का दुगना करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 दो दूनी 4 और 1 5 और ये 2 2500। 1250 का दुगना हो जाएगा 2500 और 10 की पावर -4 को ऊपर भेज दो तो 10 की पावर +4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो n विल बी 7 बट्टे 2500। 2 0 से 2 0 गया, 25 को काटो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 6 7 20, 5 चौक 20, 0 5 से काटो तो ये हो गया 5 दूनी 10, 11 12 13 14 40, 5 8 जा 40। सो बेटा n आया 28 टर्न्स, मतलब इसमें 28 टर्न्स होंगे एंड दैट इज योर आंसर। सो दैट इज हाउ यू डू इट। एक बड़ा सवाल था, हमने बहुत बेसिक तरीके से करा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको CBSE का बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको मैं JEE का भी बताऊंगा। अब मेन कॉन्सेप्ट देखो, मेन कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, फैराडे जी बता के चले गए कि EMF इंड्यूस करना है तो फ्लक्स को चेंज होना पड़ेगा। अब फ्लक्स को चेंज करने के क्या क्या तरीके हैं, सोचो एक बार, पूछो अपने आप से। सर फाई होता है BA cos थीटा, ठीक। तो पहला तरीका तो ये है कि आप चेंज कर लो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कर लो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपके पास एरिया है, ये आपके पास एरिया है, ठीक है। तो वो आपसे ये कह रहा है कि आप B को चेंज कर सकते हो, B को चेंज करो तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। अब इसको कैसे करें? ये बहुत ही अजीब सा ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत सी जगह यूज भी होगा, ऐसा नहीं अजीब सा, बहुत सी जगह यूज भी होगा, लेकिन एक तरीका है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लो, ठीक है। ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ट्रांसफार्मर में हम यही चीज करते हैं, इसी की हेल्प से पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर काम करता है। अभी आएगा तो देखेंगे उसको। तो एक तो ये तरीका, दूसरा क्या तरीका है? दूसरा है बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट एरिया का, कि आप सीधा चेंज कर दो, चेंज इन एरिया ऑफ कॉइल। अब सर ये तो बहुत अजीब है, एक कॉइल है, फील्ड जो है, फील्ड आपकी फिक्स है, जैसे फील्ड आपकी फिक्स है, ये आपकी फील्ड है। अब आपको ये कह रहा है कि भैया आप एरिया चेंज करते जाओ। एरिया चेंज करने का मतलब, मान लो ये कॉइल है, ये कॉइल है, तो वो आपसे कह रहा है कि भैया इस कॉइल में, इस कॉइल का एरिया चेंज करते जाओ। मतलब एक आदमी आके बार बार इस कॉइल को बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा ये सब काम करता रहे। अब ये काम कौन करेगा? एरिया को कौन चेंज करेगा? सर ये तो बहुत ही वाहियात सा तरीका लग रहा है, इसलिए ये तरीका उतना पॉपुलर नहीं है। ये तो है पॉपुलर,
ट्रांसफार्मर में, ये उतना पॉपुलर नहीं है। तीसरा क्या तरीका है सर? तीसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब कॉस थीटा को कैसे चेंज कर सकते हैं? एंगल कैसे चेंज होगा सर? अभी ऐसे ये फिक्स हो गया एंगल, एंगल चेंज करना है तो कैसे करें सर? देखो ऐसे चेंज करता है, टक 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 टक, मतलब बाय रोटेटिंग द कॉइल। कॉइल को रोटेट करो तो एंगल चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा। क्या ये बात समझ में आई? वेलकम टू योर एसी जनरेटर या वेलकम टू योर जनरेटर। अरे बड़े बड़ी जगहों पे जितने हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट है, जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जितने कोल पावर प्लांट है, जितने भी ये प्लांट है, विंड जो पावर प्लांट है, इनमें क्या होता है? इनमें हो क्या रहा है भैया? हर, ध्यान से सोचो, हर जगह पे किसी चीज को घुमाया जा रहा है। ऐसे ही तो है, विंड को देखो, कोई भी आपकी पवन चक्की है, हवा की वजह से वो पवन चक्की घूम रही है, वो घूमने की वजह से इस कॉइल को वो इन रिजल्ट इस कॉइल को घुमा रही है। ये कॉइल घूम रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और करंट बन रहा है। समझ में आया? मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। दूसरा तुम्हारा कोल पावर प्लांट, कोल ले लो या न्यूक्लियर पावर प्लांट ले लो, हो क्या रहा है? अल्टीमेटली पानी को उबालने का काम हो रहा है, ठीक है ना? देखो बहुत ही लेमन टर्म्स में समझा रहा हूं मैं अभी, लेकिन हो क्या रहा है? पानी को उबाला ही तो जा रहा है। एक जगह कोल को जला के उबाला जा रहा है, दूसरी जगह न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के जो मैसिव हीट निकल रही है ना, फिजन प्रोसेस के थ्रू, वो पूरा का पूरा उस प्रोसेस से पानी को उबाला जा रहा है, ठीक है? और अल्टीमेटली एक हाई प्रेशराइज स्टीम बनाई जा रही है और वो स्टीम को टरबाइन पे मतलब मार रहे हैं, कॉइल पे मार रहे हैं, कॉइल घूम रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। समझे? तीसरा हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें क्या है? पानी को छोड़ा जाता है तेजी से, तो जब पानी तेजी से आता है तो कॉइल पे लगता है, कॉइल घूमता है। तुम्हारी स्वदेश यार, शाहरुख खान की मूवी स्वदेश, क्या है? उन्होंने यही तो करा है। उन्होंने टरबाइन को घुमाने के लिए एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया था, उन्होंने एक पानी की टंकी बनाई थी। वो बूढ़ी दादी आती है ना, जो एकदम से बोलती है बिजली, नहीं देखी तो देखना, तो वो बिजली कैसे बनाई जा रही है, वो ऐसे बनाई जा रही है। तो मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है वो ईएमएफ इंड्यूस करने का वो यही है, आपको यही पता होना चाहिए। चलो आओ इसके बेसिस पे हम आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है इंड्यूस करंट। सर करंट कितना, जो करंट बनेगा उसकी क्या वैल्यू होगी? अरे ये क्या सवाल हुआ? V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है ना, V क्या है हमारा? E इंड्यूस, बाकी सब सेम रहेगा। ये देखो E का फॉर्मूला क्या है सर? E होता है -n d∅b बाय dt, ये फॉर्मूला है, ठीक है? मान लो अब एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस R है, तो I कितना हो जाएगा? E बाय R, यानी कि -n d∅b बाई dt और बटे R, ये करंट बनेगा भाई। ये हो गया करंट का फॉर्मूला, और इसमें क्या बताऊं, यही है, ऐसे ही बनेगा। जो ईएमएफ आए उसको अल्टीमेटली R से डिवाइड कर दो, वो करंट इंड्यूस हो जाएगा। यही आपका I इंड्यूस, यही है भाई, पढ़ लेना ये सब, ठीक है ना? तो करंट इंड्यूस का भी आपको पता चला। आओ इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है? कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग अ मेटल रिंग वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू ∅b। एक आपको इक्वेशन दे दी जो है 380³ माइनस BT² टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स की इक्वेशन दे दी, जो फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है। आपको ये भी कह रहा है कि A की वैल्यू है यहाँ पर 2 सेकेंड इनवर्स का क्यूब और B की वैल्यू है 6 सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ये है। आपको कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग, रेजिस्टेंस भी आपको दे दिया कितना? 3 ओम। कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट इंड्यूस इन द रिंग ड्यूरिंग इंटरवल 0 से 2 सेकेंड। बताओ कितना करंट बनेगा, कैसे सॉल्व करें इसको? पहले तो ध्यान से देखो, अभी तो हमें फ्लक्स दे रखा है। सबसे पहले हमको निकालना है चेंज इन फ्लक्स। कैसे निकालते हैं चेंज इन फ्लक्स? मेरे को निकालना है E होता है E होता है -n d∅b बाई dt, ये होता है। सर n तो यहाँ पर 1 ही है, n का तो कुछ है ही नहीं, एक मेटल रिंग है तो n तो 1 हो गया, मतलब ये बराबर हो गया -d∅b बाई dt। मतलब ईएमएफ कैसे आ जाएगा? माइनस का d बाई dt और ∅b की वैल्यू रख दो। ∅b कितना है? ∅b कितना है सर? ∅b है 380 का क्यूब माइनस 3 BT का स्क्वायर। देखो मैंने 3 को ना अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया,
ठीक है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, ई विल बी माइनस ऑफ, अंदर कितना बचेगा, 3 3 980 स्क्वायर माइनस 6 BT, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आपको ये नहीं आता तो भैया बहुत मुश्किल है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6 BT माइनस 980 का स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये EMF आ गया। सो दिस इज आवर EMF। ठीक है, अब ये जो EMF आया है मुझे करंट कह रहा है, तो करंट की इक्वेशन कैसे बनेगी, सर मुझे पता है I बराबर होता है E/R, R कितना है 3 ओम, मतलब इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, सॉल्व करो, ये आएगा 3 दूनी 6 2 BT माइनस 3 3 9 380 स्क्वायर, ये आ गई करंट की इक्वेशन, I विल बी 2 BT माइनस 380 का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, तो I मैक्सिमम, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम निकालने का क्या तरीका है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, आप DI/dt निकाल के 0 के इक्वल पुट कर दो, आपको मैक्सिमम आ जाएगा, यही तरीका है निकालने का। तो आइए निकालते हैं। तो DI/dt करो, सो कितना हो जाएगा, I मैक्सिमम विल बी D/dt ऑफ 2 BT माइनस 380 का स्क्वायर, सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2B माइनस 680, ये आ जाएगा, और इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। बेटा 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो अब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, इसको यहाँ फेंको तो तुम्हें मिल जाएगा 2B इक्वल्स टू 680, यहाँ से 2 एकम 2 2 3 6, मतलब तुम्हें टाइम मिला B/3, टाइम की वैल्यू आ गई, इस टाइम पे करंट मैक्सिमम मिलेगा, बढ़िया, इस टाइम को दोबारा यहाँ पुट कर लो और I मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। आओ, दिस इज इक्वेशन 1, आओ इसको दोबारा ऊपर पुट करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, पुट T इक्वल्स टू B/3A इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में इसको डाल लो, तो जब आप इसको डालोगे I इक्वल्स टू 2B और T की जगह B/3A और माइनस 3B और T स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा B स्क्वायर बाय, देखो कुछ ऐसा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आओ इसको देखते हैं क्या बन रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो ये I मैक्स कितना, I की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2B स्क्वायर बाय 3A माइनस, ये इसको हम लिख सकते हैं 3 A से A गया 3B स्क्वायर बटे 3, ये आ रहा है ना, अरे ये A का स्क्वायर भी आएगा, सॉरी A का स्क्वायर भी आएगा, तो यहाँ पे एक A और बचेगा, तो ये आया 3, तो 2B स्क्वायर में से 2B स्क्वायर 3A में से माइनस हो जाएगा 3B स्क्वायर बाय 3A, तो देखो बेसिस सेम है तो इसको माइनस करोगे तो I मैक्स की वैल्यू आपको सिंपल मिलेगी माइनस B स्क्वायर बाय 3A, तो जो आपको मैक्सिमम करंट मिलने वाला है वो मिलने वाला है B माइनस B स्क्वायर बाय 3A, मैग्नीट्यूड तो आपको दे ही रखा है। अब A और B की आपको वैल्यू गिवन है, I मैक्स फाइनल निकालना है, तो फाइनल I मैक्स ये कितना हो जाएगा, फाइनल I मैक्स जो होने वाला है वो होने वाला है माइनस B, कितना है B की वैल्यू वो कह रहा है 6, तो 6 का स्क्वायर बटे 3 और A की वैल्यू है 2, तो इसको सॉल्व करो, 2 3 6, 3 से 3 गया, यानी माइनस 6 एम्पियर का आपको बेटा करंट मिल जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये होता है क्वेश्चन खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, वायर ऑफ लेंथ L इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लूप, आपको एक स्क्वायर दे रखा है भाई, ये आपको एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और ये कह रहा है पूरा का पूरा स्क्वायर जो है वो एक तार से बना है, ये एक तार गिवन है जिसकी लेंथ L है, इसी से आपने ये स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो और ये कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है B0 जो परपेंडिकुलर है, अच्छा एक B0 मैग्नेटिक फील्ड है जो मान लो क्रॉस मान लेते हैं, जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, ये ऐसा है,
कह रहा है इफ द वायर इज कन्वर्टेड इनटू अ सर्कुलर लूप, वेरी गुड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि स्क्वायर को सर्कुलर लूप में बना दिया जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अब यही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यही है, लेकिन वो कह रहा है आपने इस स्क्वायर को अब बना दिया है सर्कल, आपने इसको बना दिया है सर्कल, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है फ्रॉम स्क्वायर टू सर्कल, ठीक है। और कितना टाइम लगा? इन टाइम टी नॉट आपने काम कर दिया। कह रहा है देन फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो कैसे होगा, जाहिर सी बात है एरिया चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो। ई का फॉर्मूला क्या है सर? ई बोलता है माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। सर फाई बी क्या होता है? सर फाई बी होता है बी ए कॉस थीटा। अच्छा, चेंज कैसे निकालोगे, मतलब डेल्टा फाई कैसे निकालोगे? सर फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स कितना है सर्कल का, तो सर्कल का कितना फ्लक्स होगा? सर फॉर्मूला होगा बी इंटू में एरिया ऑफ सर्कल, और कॉस थीटा तो आपको तंग करेगा नहीं क्योंकि वो तो दोनों केसेस में 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b इंटू में एरिया ऑफ सर्कल माइनस b इंटू में एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आ जाएगा सर डेल्टा फाई या फिर डी फाई जो आप यहाँ रखने वाले हो। तो डेल्टा फाई की वैल्यू में b कांस्टेंट ले लो, तो माइनस करो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको माइनस कर दो। तो आओ पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो याद रखो ये जो तार है ना ये एल लेंथ की थी, यानी इसका सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर जो है, ये जो 2 पाई आर जो सरकमफ्रेंस है बेटा ये एल के बराबर है, यानी आर आ गया एल बटे 2 पाई एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई और आर की जगह एल स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, 4 पाई स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर बटे 4 पाई, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? तो सर एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा इजी है सर, इसका 4 इंटू साइड जो पेरीमीटर है वो बराबर है एल के, 4 इंटू में जो साइड है वो बराबर है एल के, यानी एक साइड इसकी हो गई सर एल बटे 4। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है सर एल बाय 4 साइड का स्क्वायर, एल बाय 4 इंटू एल बाय 4 यानी एल स्क्वायर बटे 16। तो बस अब इसको माइनस करो, यानी अब मैं एरिया ऑफ सर्कल विच इज एल स्क्वायर बटे 4 पाई में से मैं माइनस करूंगा एल स्क्वायर बटे 16, ठीक है सर, ये आया डेल्टा फाई। बस अब इसको अगर मैं ऊपर रखूंगा तो E इक्वल्स टू माइनस एन और डी फाई बी बाई डी टी ये तो है, और कितने टाइम में हुआ? टी नॉट टाइम में हुआ, तो ये आएगा माइनस एन बी, अंदर रहेगा एल स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस एल स्क्वायर बटे 16 डिवाइडेड बाय टी नॉट, क्योंकि टाइम टी नॉट है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी एक्सप्रेशन आ गया, आप चाहो तो 4 पाई को कॉमन लेके बाहर करो, जो करना है करो, इट इज़ अप टू यू, बट दैट इज हाउ यू डू इट। ये आपका एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन आया है, होप आपको ये समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है सपोज अ कॉइल ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कॉइल कितना गिवन है आपको गिवन क्या क्या है? आपको बेटा गिवन है एरिया ऑफ कॉइल कितना? 5 मीटर स्क्वायर, बढ़िया, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कितना गिवन है? सर 10 ओम। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल ये है 200। हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बढ़िया है, परपेंडिकुलर आपने रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, ये पता चल गया। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी आपको दे रखी है 0.4 टेस्ला, वेरी गुड। कह रहा है द कॉइल इज नाउ रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, मतलब ये कॉइल ऐसे थी, इनिशियल ऐसे थी ये कॉइल, मान लो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अभी ऐसे थी और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है आपने, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। वो ये कह रहा है कि इसको रोटेट कर दिया, इसको आपने घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया, कितनी डिग्री घुमा दिया? 180 डिग्री, पलट के इधर आ गई, ठीक है। तो जब 180 डिग्री पलट जाएगी तो इसका एंगल कहाँ से कहाँ चेंज हुआ? 0 डिग्री से 180 डिग्री एंगल चेंज हो गया, ठीक। कितना टाइम लगा?
टाइम कितना लगा इस पूरे प्रोसेस में? सर टाइम लगा है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कह रहा है व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ बताओ, बड़ा आसान है। देखो ईएमएफ का कोई, मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी होता है। सर नंबर ऑफ लूप सारी चीज़ें दे रखी है, इसमें आओ रखते हैं। तो सर ईएमएफ हो जाएगा माइनस एन, सर फाइव बी कितना है, पहले फाइव बी की वैल्यू निकालो। फाइव बी कैसे निकालोगे, ये क्या है, चेंज है ना, चेंज। तो फाइव बी में चेंज कितना आया सर, ये फाइव टू माइनस फाइव वन कर दो। सर फाइव का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस 180 डिग्री, ये फाइनल है, माइनस बी ए कॉस 0 डिग्री, ये बेटा इनिशियल है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा b इंटू ए, देखो बी ए में तो कोई चेंज नहीं आया। कॉस 180 कितना होता है, माइनस वन, तो ये माइनस, माइनस में कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस बी ए। सॉल्व करो तो माइनस 2ba, सर ये डेल्टा फाइव में चेंज आया है माइनस 2ba का। इसको ऊपर रखो, और ये चेंज कितने टाइम में आया है, अगर मैं टाइम भी निकाल दूं तो ये चेंज आया है 1 सेकेंड में। तो टाइम तो होके भी नहीं है 1 सेकेंड, एक लिखो ना लिखो, तो बस अब इसको ऊपर रख दो भाई। तो E आया बेटा माइनस एन, एन कितना है, हाउ मच इज एन, एन है 200, तो ये आ गया 200 इंटू में चेंज है माइनस 2। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी कितनी है 0.4 टेस्ला, और एरिया में निकालना पड़ेगा, एरिया निकाल लेते हैं, स्क्वायर है तो एरिया ऑफ कॉइल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर यानी 100 पाई, ये एरिया है, यानी 100 पाई, ये एरिया है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, माइनस से माइनस कट गया, सारा कुछ मल्टीप्लाई ही हो रहा है भाई, इसमें सारा कुछ मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ध्यान से देखो। E विल बी 2 चौका 8, ये हो जाएगा 0.8, 0.8 जब 100 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 80 पाई, तो आपको मिलेगा 200 इंटू 80 पाई, ऐसा ही मिल रहा है ना, 200 इंटू 2 चौका 8 0.8, और ये हो जाएगा 80 पाई। 80 को इससे करो तो ईएमएफ आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 2 3 पाई। बाप रे, बहुत गजब का मिल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मिल रहा है ईएमएफ, कहीं गलती तो नहीं हुई, चलो मिल रहा होगा इतना ज़्यादा। 0.4 टेस्ला, 2 है एरिया, हमने पाई आर स्क्वायर, रेडियस 10 ही है, नहीं एरिया दे रखा है भाई 5। एक सेकेंड, अबे ये रेजिस्टेंस है, बाप रे, मैंने रेजिस्टेंस की जगह कुछ गलती कर दी क्या, एरिया ऑफ कॉइल तो दे रखा है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तभी कह रहा इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। अब देखो ऐसे में ना तुम खटक जाया करो, जब तुम्हें लगता है ना इतना ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आ सकता है इतना ज़्यादा, कोई वो नहीं है, लेकिन ज़रा देख लिया करो कोई गलती तो नहीं होगी है। तो आओ इसको फिर से करते हैं। E इक्वल्स टू माइनस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 200, ये आ जाएगी 200 एन, और चेंज ये कितना आया, ये है माइनस 2ba, तो माइनस 2, मैग्नेटिक फील्ड है 0.4, और एरिया ऑफ कॉइल आपको दे रखा है 5 मीटर स्क्वायर। अब सही है, अब आप इसको सॉल्व करो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको सॉल्व करो 2 चौका 8 यानी 0.8, तो आपको मिलेगा 200 इंटू 0.8 इंटू में 5 को इससे गुणा करो तो 5 दूनी 10 यानी E इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.8 यानी फाइनल आंसर विल बी 800 वोल्ट। ईएमएफ इंड्यूस कितना हो रहा है, 800 वोल्ट। तो ये है आपके पास आंसर फर्स्ट का। सेकंड क्या पूछ रहा है, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ बता दो। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, और एवरेज कह रहा है एवरेज इंड्यूस करंट बता दो। तो आई होता है इंड्यूस ईएमएफ बटे आर, यानी 800 बटे रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 10 है, यानी कि बेटा 80 एम्पियर का करंट है। फिर कह रहा है टोटल चार्ज बता दो जो फ्लो हुआ होगा। ये कैसे निकालेंगे सर, बड़ा सिंपल है, 10वीं में ही कर लिया था। आई क्या होता है, Q बाई टी होता है, तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी। करंट कितना बना, 80 एम्पियर का करंट बना, कितने समय में बना, 1 सेकंड में बना, तो कितना चार्ज बहा सर, 80 कूलम का चार्ज बहा, ठीक है, 80 कूलम का चार्ज फ्लो करा होगा। सो दैट इज हाउ यू डू इट। ये सवाल भी होता है यहाँ खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हमारे पास जेई के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। आइए जेई के क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5000 टेस्ला। ठीक है, 5000 टेस्ला है शुरुआत में।
अब इसको कोशिश करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से नहीं करने का, जल्दी करने का। कह रहा है व्हेन द फील्ड इज चेंज टू 3000 टेस्ला इन 2 सेकंड, फील्ड चेंज हो गई 2 सेकंड में, 5000 से 3000 हो गई क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो चेंज कितना है 2000 का। और ये जो चेंज हुआ है बी, जो चेंज हुआ है डेल्टा बी जो आया है 2000, ये कितने समय में आया है, ये 2 सेकंड में आया, याद रखना। इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ कितना है, ईएमएफ कितना बना है, ये बना है 22 वोल्ट का, ठीक है। कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द कॉइल इज 0.02 मीटर, मतलब रेडियस कॉइल का क्या है 0.01 मीटर आपको दे रखा है। कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा सा क्वेश्चन हमने करा था, एन बता दो, तो ई का फॉर्मूला क्या है -n d∅b/dt। तो बेटा ई दे रखा है आपके पास कितना 22 वोल्ट, एन मुझे पता नहीं, रेट ऑफ चेंज हमें देखना है कितना चेंज आया है, समय चेंज हुआ है 2 सेकंड, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा ना, बी ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो कॉस उसको देखने की जरूरत नहीं है। बी चेंज हुआ है, बी कितना हो गया, बी का चेंज आया डेल्टा बी 2000, तो ये आ गया 2000, ठीक है। और एरिया कितना है, एरिया हम निकाल सकते हैं कॉइल का, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस है 0.01, तो रेडियस विल बी 0.01 पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो इनटू में पाई कर दो, ये आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो बस इसको फटाफट सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा -n और 2000 बटे 2, और इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 1 सेकेंड 0.01 मीटर था ना, तो 10 की पावर -4, और पाई की जगह 22/7 कर दो। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखो, पहले था 5000 और फिर हो गया 3000, मतलब फाइनल कम है, तो कम में से ज़्यादा माइनस होगा तो नेगेटिव में आएगा, तो याद रखना यहाँ पर एक नेगेटिव साइन ज़रूर डालना, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन ज़रूर डालना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं, जो कट रहा है उसको काटो। देखो 22 से 22 निपट गया सीधा सीधा, और क्या कटा 2 से ये निपट गया सीधा आया 1000। अब बचा क्या, 7 को यहाँ फेंको तो आपको क्या मिलेगा, एक 7 ऊपर आएगा, 1000 जो आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा, और 10 की पावर -4 भी बेटा नीचे आ जाएगा, ये बराबर है n के। इसको सॉल्व करो तो ध्यान से देखो, इस 3 से ये कटेगा, बचेगा 10 की पावर -1, ऊपर जाएगा तो n की वैल्यू आएगी 70, तो फाइनल आंसर विल बी D विच इज 70, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू डू इट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी लेंथ है 2 मीटर वाइड, ये आपको एक रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है, ठीक है। इसकी आपको लंबाई दे रखी है, कितनी है, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ है 2.5 मीटर और ब्रेड्थ है 2 मीटर, ठीक है। कह रहा है ये 60 डिग्री पे रखा हुआ है, 60 डिग्री पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक 60 डिग्री टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है 4 टेस्ला और एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है द लूप रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड, इसको हटा दिया फील्ड में से, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में हटा दिया, 10 सेकेंड में। कह रहा है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ बता दो। अब ध्यान से देखो, अगर इसको हटा दिया तो फाइनल फ्लक्स कितना होगा, 0 हुआ होगा, यानी इनिशियल फ्लक्स ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आपको जो डेल्टा फाई निकालना है ना, वो 0 माइनस इनिशियल वाला निकालना है, ठीक है। इनिशियल फ्लक्स कितना होगा सर, बी ए कॉस थीटा, बी कितना दे रखा है सर 4 टेस्ला, 4, एरिया कितना दे रखा है, एरिया निकाल लो, 2.5 × 2 कर लो, तो 2 × 2.5 कर लो, और कॉस थीटा, कॉस थीटा में एंगल कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना हो जाता है, आधा, 1/2। तो पहले तो डेल्टा फाई निकालो, डेल्टा फाई आएगा माइनस, देखो ये आधा हो गया तो इस कॉस 60 डिग्री से ये 2 गया, तो 2.5 को 4 बार, तो 2 को करेंगे तो 5, यानी आएगा -10, तो डेल्टा फाई आया -10 वेबर, इतने का तो चेंज आया, फ्लक्स का जो चेंज आया, तो -10 वेबर का चेंज आया। कह रहा है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ बता दो, तो ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा -n d∅b/dt, तो ये हो जाएगा -n कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा कुछ हिसाब नहीं है, तो n1 है, तो ये 1 करो, और ये कितना है, ये आएगा -10, और ये कितना समय लगा, 10 सेकेंड का समय लगा, अरे ये तो सिंपल 1 आ गया, +1 वोल्ट इज योर फाइनल, माइनस से माइनस कटा, तो +1 वोल्ट इज योर आंसर, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ यू डू इट, ये भी होता है खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ कॉइल इज प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कॉइल को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा और कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल
वर टू बी हाफ, एन हो गए आधे, तुम इसको पकड़ के चलो, तुम इसको पकड़ के चलो, एन कितना हो गया, एन हो गया आधा, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ वायर इज डबल। अब समझो 5e में क्या आता है, एरिया आता है, तो यहां पर एरिया है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वो कह रहा है अगर रेडियस आधा हो गया तो एरिया टोटल कितना हो जाएगा, शुरुआत का आर बटे 2 का स्क्वायर, तो ए बटे 4 हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा ए बटे 4, एरिया ए बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड ड्यू टू द इंड्यूस करंट इन द कॉइल वुड बी, इलेक्ट्रिकल पावर कितनी हो जाएगी, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वोल्ट इनटू करंट। तो पोटेंशियल कितना हो रहा है, पोटेंशियल तो 8 गुना, अरे 8 गुना कम हो रहा है, एक सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स टू बी हाफ एंड द रेडियस, अच्छा अरे भाई एरिया को दुगना करा है भाई, आधा नहीं करा, आई एम सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर और एरिया को दुगना कर दिया, 2r स्क्वायर कर दिया, तो 2 दूनी 4, तो नया एरिया 4 टाइम्स ऑफ पुराने एरिया हो जाएगा, माफ़ी, नया एरिया 4 टाइम्स ऑफ पुराने एरिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2a आ गया, मतलब नया जो चेंज आया है ईएमएफ में, वोल्ट में, वो ट्वाइस हो गया। तो इनिशियल ईएमएफ अगर v था तो फाइनल ईएमएफ जो आया वो 2v हो गया, दुगना हो गया वोल्टेज, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है पावर निकालो, पावर क्या होता है, v इंटू आई, v इंटू आई करोगे तो वोल्टेज दुगना हो रहा है, तो यानी फाइनल आंसर विल बी डबल, ये डबल हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है ना, बेसिक रेशो के साथ खेल के। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, कह रहा है कि आपके पास एक फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, फ्लक्स है सर 5t का क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 वेबर, इतना फ्लक्स दे रखा है, ठीक है। कह रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम, आर अगर 5 ओम है, देन द इंड्यूस करंट थ्रू द कॉइल, इंड्यूस करंट बताओ क्या है, 2022 के क्वेश्चन है, आई इक्वल्स टू ई बटे आर, ये हो जाएगा इंड्यूस करंट जो आपके पास आना है। अच्छा ई कैसे निकालेंगे, ई हो जाएगा माइनस डी 5e बाई डी टी, 5 की इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन क्या है 5t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5, बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e आ जाएगा माइनस का, और अंदर बचेगा 5 तो ये 15t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो dt के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा e। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा करंट निकालना है एट 2 सेकेंड, तो ईएमएफ पहले निकाल लो 2 सेकेंड में, तो टाइम की जगह 2 पुट करो, तो ई आया 15 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 8 दूनी 16 प्लस में 2, इसको सॉल्व करो तो माइनस 15 15 30 30 30 60 60 माइनस 16 में से 2 गए माइनस 14, तो इसको सॉल्व करो तो ईएमएफ विल बी 60 50 46 माइनस 46 वोल्ट, तो ये आया माइनस 46 वोल्ट, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल जो है वो 5 ओम है तो 46 को 5 से डिवाइड करो, आई विल बी 46 बटे किससे डिवाइड करना है, 5 से, कहीं पे कुछ छोड़ दिया क्या हमने, 5t क्यूब माइन, अच्छा ये तो 4t है यार, मैंने स्क्वायर लिख रखा है, क्वेश्चन में 4t दे रखा है, हैं ऐसा क्वेश्चन क्यों देगा भाई, 4t प्लस 2t 60 हो जाएगा ये तो, ये क्या पंगा है, क्वेश्चन में ही गलती है क्या, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ऐसी इक्वेशन देते हैं। एक बार देखते हैं इसको क्या है देखते हैं क्या गलती है। इफ द रेजिस्टेंस 5 ओम है देन द इंड्यूस करंट बताना है, ई होता है माइनस डी 5e बाई डी टी, इक्वेशन हमने बिल्कुल सही उतारी है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करा, 5 थी 15t स्क्वायर, 2 चौका 8t प्लस में 2, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन आ गई। उसके बाद माइनस को माइनस आ गया, उसके बाद हमने क्या करा, टाइम है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड हमने टाइम रखा, तो 2 दूनी 4 15 चौका 60 2 अट्ठे 16 प्लस 2, तो 62 में से 16 जी 60 ही होगा भाई, 60 माइनस
14 -46। चलो एन भी दे रखा है क्या कहीं? नहीं। तो EMF आया -46, तो फिर हमने 46 को आई निकालने के लिए डिवाइड कर दिया इसको 5 से। ये तो मैच ही नहीं कर रहा, इक्वेशन गलत है क्या? कहाँ गलती हो रही है बाबू? अरे यार, ये प्लस है भाई, ये प्लस है, आई एम सॉरी, इक्वेशन में यहाँ गलती हो रही है। 5t + 4t² + 2t। अब ठीक है, अब सही हो जाएगा। 15t + 8t, और ये भी प्लस है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 60, 62 में से 16 ऐड करो तो 78 आता है, यानी ये हो जाएगा -78 वोल्ट। अब शायद आंसर आ जाएगा। तो आई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 78/5। सॉल्व करना, 5 एकम 5, 6 7, 5 पंजे 25, 26 27 28, 5 6 30, 15.6 एम्पियर। डू वी हैव 15.6 एम्पियर? ये लो 15.6 एम्पियर। इस क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में भी मिस्टेक है और थोड़ा हमसे भी मिस्टेक हो गई लिखते हुए, इसलिए ऐसा हो गया। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आपको कह रहा है कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कॉइल प्लेस कर रखी है, कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी है, ऐसे इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। आपको कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बता दो। तो जाहिर सी बात है, इंड्यूस करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे बना रहा है कि बाहर की तरफ आए। अब इसका मतलब जो बी है वो कैसा होगा? तो भाई जाहिर सी ये अपने कॉस को अपोज कर रहा है। कॉस क्या हो सकता है? बाहर की तरफ ये बना रहा है, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी तभी ये बाहर बना रहा है। तो इनसाइड वाला ऑप्शन तो मुझे कहीं, देखो पैरेलल तो वैसे ही नहीं हो सकता, मैं इंड्यूस करंट है तो पैरेलल तो होगी, तो आउटवर्ड ही होगी। अब अगर ये भी बाहर बना रहा है और फील्ड भी आउटवर्ड है, लेकिन दोनों अपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाहर की तरफ जो फील्ड है वो कम हो रही होगी, इसलिए ये बाहर बना रहा है। तो आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। और हमारा इसी के साथ ये लेक्चर होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ जितने सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, आपका कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा फैराडे लॉ और लेंज लॉ पे। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ अपने दोस्तों को। कोई और दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, मैं सभी का जवाब देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।